नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी बातें पर। तो पिछले कुछ समय से हम साइको में बात कर रहे हैं, 2-3 चैप्टर हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज बुद्धि पर पहुँचे हैं। बुद्धि जो कि व्यक्तित्व का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण क्षमता मानी गई है व्यक्ति की। जैसे कि मनुष्य की जो भी समस्त मानसिक क्रिया हैं या योग्यताएं हैं वह बुद्धि होती हैं। इसका जो बुद्धि का सब सर्वप्रथम जो संपर्क दिया गया था वो दिया था फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा। फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा 1885 में। तो बुद्धि जो है वो विचार विमर्श करने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, नियंत्रण करने की क्षमता है, अर्थात जो हमारा सोच समझ है वही हमारी बुद्धि है। तो इसमें हम ज़्यादा इसके अर्थ पर चर्चा न करते हुए इसको और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो इनमें हम परिभाषाओं से भी बुद्धि को और अधिक से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आती है वैक्सलर की। वैक्सलर की जो परिभाषा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि जो है वह व्यक्ति की एक सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उसका जो भी उद्देश्य है उसके लिए वह क्रिया करता है, अर्थात उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। बुद्धि से वह विवेकशील चिंतन करता है और जो उसके आसपास का वातावरण है उसके साथ समायोजन स्थापित करता है, अर्थात प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो ये जो भी परिभाषाएं हम पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे। तो आप इनको किसी भी तरह अपने स्तर पर ट्रिक बना के खुद याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे इसी क्रम में एक आगे परिभाषा आती है बोरिंग की। जैसे नाम आपको बोरिंग लग रहा है वैसे आपको परिभाषा भी इसकी बोरिंग लगेगी। जैसे बुद्धि परीक्षण जो कुछ भी मापता है वही बुद्धि है। तो ये तो आपको याद हो जानी चाहिए कि बोरिंग की बोरिंग परिभाषा, अर्थात बुद्धि परीक्षण जो भी मापता है वही बुद्धि है। आगे एक परिभाषा आती है रायबर्न की। रायबर्न कहते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि वह शक्ति है उसकी जो उसके रास्ते में जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान करती है और जो उसने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने की एक क्षमता है। ये परिभाषा है रायबर्न की। आगे इसी क्रम में परिभाषा आती है टर्मन की। टर्मन की जिनका बुद्धि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने भी कहा है कि जो बुद्धि है जो व्यक्ति के अमूर्त विचार होते हैं उनके बारे में सोचने की योग्यता है, सोचने की योग्यता है, ठीक है। तो एक और परिभाषा आती है रोस की। रोस कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों से चेतन के जो अनुकूलन है ना वही हमारी बुद्धि है। एक परिभाषा आती है इनमें मन की। मन की बात मन ही जाने। नवीन परिस्थितियों को झेलने की जो मस्तिष्क की शक्ति है ना वही बुद्धि है। अर्थात है जब कोई नवीन परिस्थितियां आती हैं तो हमारा मन कहता है कि उसको तो झेलना ही पड़ेगा, अर्थात तो झेलने की मस्तिष्क की शक्ति है ना वही बुद्धि है। तो ये हमने बुद्धि की कुछ परिभाषाओं से उसको समझने की कोशिश की है। परिभाषाएं आपको इसमें जो सर्वप्रथम बात यही ध्यान में रखनी है कि इनको याद करना है परिभाषाओं को। तो बुद्धि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि हर जगह काम आती है। अगर कोई भी चीज़ है उसमें अंतर करना है तो उसमें बुद्धि काम आती है, या व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करना है, अगर कुछ सीखना है, अगर जो भी उसके पास अनुभव है उनसे अगर कोई लाभ उठाना है, या उसके सामने कोई भी नवीन परिस्थितियां आ गई या जटिल समस्या आ गई, उन सभी के समाधान में बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करती है। तो अब हम देखते हैं कि बुद्धि के प्रकार बताए हैं कुछ, कि बुद्धि जैसे कितने प्रकार की होती है। तो इसमें भी आगे पहले बुद्धि के जैसे 3 प्रकार हैं ये पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसमें सिद्धांत पढ़ेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का बुद्धि के बारे में अलग अलग मानना है। जैसे किसी ने 1 कारक बताया, किसी ने 2 कारक बताए, किसी ने बहुत सारे कारक बताए हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धि के प्रकार, अर्थात 3 प्रकार महत्वपूर्ण बताए हैं जो कि दिए थे थॉर्नडाइक तथा गैरेट ने। इन्होंने 3 बुद्धि बताई हैं। जैसे पहली बुद्धि है मूर्त बुद्धि, या इसी को बोलते हैं यंत्रात्मक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को हम पहले भी लिख चुके हैं, इसको कहते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट यांत्रिक को, यांत्रिक जैसे कोई सामने वस्तु है, या हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली इसको समझना, प्रैक्टिकल। तो इसमें बुद्धि में क्या होता है कि जैसे सामान्य
कोई वादक होता है या कोई कारीगर होता है, कारीगर हो गया कोई, या नर्तक हो गया। इनका कहने का मतलब है कि इन प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि अर्थात एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अर्थात जो थोड़ा और खुल के सोचते हैं, उनमें हम लिख सकते हैं जैसे कोई शिक्षक हो गया, या कवि हो गए, साहित्यकार हो गए। ये जो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं ये अमूर्त बुद्धि रखते हैं। उसके बाद में आती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि तो इसमें जैसे एक दो मैं आपको उदाहरण बताऊं, जो अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने की योग्यता अधिक रखते हैं ना, वह सामाजिक बुद्धि होंगे, अर्थात जो समाज के साथ है अधिक तालमेल बैठा पाते हैं। उनमें जैसे कोई समाज सेवी हो गए, समाज सेवी हो गए, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता। ये जो इस प्रकार के जो समाज से जुड़े रहने वाले व्यक्ति होते हैं, इनकी बुद्धि जो होती है वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। तो ये हमने बुद्धि के प्रकार से कुछ थोड़ा और इसको समझने की कोशिश की है। अब थोड़ा और इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे इसके सिद्धांतों में। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बुद्धि को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है। तो ये सबसे पहले कुछ सिद्धांत मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको आपको सीधा सीधा पहला क्वेश्चन यही ध्यान में रखना है कि कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो सबसे पहले एक कारक से शुरू करते हैं। जैसे एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत है जो दिया था अल्फ्रेड बिन्ने ने। इनकी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। एक बार आप ये जो टेबल है इसको आप याद करने की कोशिश करना। जैसे एक कारक सिद्धांत है वो दिया था अल्फ्रेड बिन्ने ने। द्विकारक और जो त्रिकारक सिद्धांत है ये दिए थे स्पीरमैन ने। आगे आता है बहुकारक सिद्धांत। द्विकारक त्रिकारक के बाद में आता है बहुकारक सिद्धांत जो दिया था थॉर्नडाइक ने। अब जैसे एक आता है समूह कारक सिद्धांत, अर्थात बुद्धि का समूह होता है, ये कहा है थर्स्टन ने, ये कहा था थर्स्टन ने। एक आता है प्रीदर्श सिद्धांत। प्रीदर्श सिद्धांत, प्रीदर्श को बोलते हैं मॉडल, अर्थात जो मॉडल थ्योरी है वो दिया था थॉमसन ने। इसी क्रम में आगे बात करूं तो एक सिद्धांत आता है पदानुक्रम सिद्धांत, पदों का अनुक्रम के रूप में सिद्धांत, जो कि दिया था सिरिल बर्ट तथा वर्नन ने। ये वर्णन आपको इस प्रकार भी मिला हुआ मिल सकता है। एक आता है जैसे बुद्धि का कै तथा कै सिद्धांत जो कि दिया था हैब ने। आगे आता है त्रिआयामी सिद्धांत, अर्थात बुद्धि के तीन आयाम, गिलफर्ड ने तीन आयाम बताए हैं, तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड का। एक आता है त्रिचापीय सिद्धांत, या इसको त्रिचापीय कहूं या त्रितंत्र भी बोलते हैं इसको कई बार। त्रितंत्र जो सिद्धांत है वो दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। एक आता है जैसे तरल और ठोस का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं धारा प्रवाह का सिद्धांत, जो कि दिया था आरबी कैटल ने। आगे आता है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये दिया था गार्डनर ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा। तो ये हमने जो इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं बुद्धि की, उनकी वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में चर्चा की है। अर्थात ये आपको सीधा सीधा सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ये जो 13 हैं इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अब आगे हम इनकी विस्तृत चर्चा करते हैं कि कौन से कारक में क्या बताया है तथा बहुबुद्धि बताई है तो वह किस प्रकार से बताई है। जैसे इसमें सबसे पहले एक कारक सिद्धांत बताया, उसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि एक कारक में उन्होंने, थोड़ा मैं बता दूं, एक कारक में उन्होंने बताया कि बुद्धि एक अविभाज्य कारक है। अर्थात उन्होंने कहा कि बुद्धि एक ही सिद्धांत है या बुद्धि का एक ही भाग है। अर्थात इन्होंने कहा कि अगर किसी की बुद्धि एक क्षेत्र में तीव्र है ना, तो वो सभी कार्य अच्छे से कर सकता है। अर्थात बुद्धि का एक ही कारक है, या कहें तो बुद्धि अविभाज्य है। अब इसके बाद में आता है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत जो कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जो कि दिया था स्पीयरमैन ने, द्विकारक तथा त्रिकारक सिद्धांत। इन्होंने बुद्धि के कौन से दो कारक माने देखना। इन्होंने कहा है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। जैसे एक तो इसमें एस कारक होता है और एक होता है जी कारक। जी कारक जो कि सामान्य कारक, या कहूं तो जनरल, जो कि इन्होंने कहा है कि जो सभी में पाई जाती है। एस कारक जो विशिष्ट, स्पेशल, जो कि किसी व्यक्ति का किसी विशिष्ट क्षेत्र में होता है।
या सीधा सीधा मैं कहूँ तो जी कारक जो है उसका अनुवांशिक कारक है, अर्थात वह जन्म से साथ में जो बुद्धि लेकर आता है वह उसकी सामान्य बुद्धि है। विशिष्ट कारक जैसे बाहरी वातावरण से तथा अधिगम से जो कुछ सीखता है वह उसके विशिष्ट कारक में वृद्धि करता है। इसके बाद में स्पीयरमैन ने द्विकारक में ही परिवर्तन करते हुए त्रिकारक सिद्धांत दिया था, अर्थात पहले एस और जी दिया था, उसके बाद में एस तथा जी को मिलाकर एक समूह कारक बताया था। तो इसमें इन्होंने ये 3 कारक बताए थे, जनरल, स्पेशल और एक इनको मिला के समूह कारक बताया था। अब इसके बाद में आता है बहुकारक सिद्धांत, जो कि दिया था थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि का कोई 1, 2 या 3 कारक नहीं होते, बुद्धि में अनेक कारक होते हैं, अर्थात बहुत से असंख्य स्वतंत्र कारक होते हैं जिनसे मिलकर व्यक्ति की एक बुद्धि बनी हुई होती है। जैसे इस सिद्धांत को कहा जाता है बालू का सिद्धांत, अर्थात जो बालू का टिल्ला होता है ना, उससे इन्होंने बुद्धि की तुलना की, अर्थात जिस प्रकार से बालू के टिल्ले में अनेकों बालू के कण होते हैं उसी प्रकार से बुद्धि में भी अनेकों कारक होते हैं। तो ये जो बहुकारक सिद्धांत है ये हो गया थॉर्नडाइक का। और इन्होंने इसमें एक बात ये भी ऐड की थी कि जब व्यक्ति की कठिनाई का स्तर बढ़ाया जाता है ना तो उसकी बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है, अर्थात अधिक कठिन कार्य करने वालों में जो मानसिक रूप से अधिक कठिन कार्य करते हैं उनकी बुद्धि क्षमता भी अधिक होती है। इसी क्रम में आगे आता है समूह कारक, जो कि दिया था थर्स्टन ने और इनके साथ में एक थे कैली। तो थर्स्टन ने कहा है कि जो बुद्धि होती है उसमें भी वह भी अनेक प्रकार की बुद्धियों से मिलकर एक समूह से मिलकर बनी हुई होती है, अर्थात समूह। तो समूह में इन्होंने कुछ मानसिक योग्यताएं बताई हैं व्यक्ति की, जैसे कि अलग अलग प्रकार की योग्यता बताई इनमें, जैसे 7 महत्वपूर्ण योग्यताएं बताई इसमें मैं बात करूं तो जैसे उसकी वर्बल एबिलिटी हो गई और मेमोरी एबिलिटी हो गई, अर्थात याद करने की क्षमता, वर्बल हो गई अर्थात बोलने की क्षमता उसकी शाब्दिक, और मेमोरी हो गई याद करने की क्षमता। एक उन्होंने बताई कि नंबर एबिलिटी अर्थात अंक गणित में किस प्रकार की उसकी बुद्धि है। 1, 2, 3 एक बताइए, जैसे वाक योग्यता अर्थात बोल किस प्रकार से बातता है, या मैं कहूँ तो वर्ड को किस प्रकार से फ्लुएंटली बोल पाता है, ये 4 नंबर की बताई। एक उन्होंने बताई है कि प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से किसी वस्तु का वह निरीक्षण कर सकता है, या प्रत्यक्ष से उसकी शक्ति, ये 5वें नंबर की हो गई। एक इन्होंने बताई है तार्किक योग्यता, तार्किक आपने पता होगा कि रीजनिंग को तार्किक बोलते हैं, अर्थात उसकी रीजनिंग क्षमता 6 नंबर की। और एक 7वीं बताई है किसी वस्तु का प्रेक्षण करना, अर्थात वस्तु प्रेक्षण, जैसे किसी ज्यामिति को समझना। तो ये इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धियों का एक समूह बताया है। तो आपको ये 7 जो बुद्धि है ना इनको ध्यान में रखना है। एक बार मैं दोबारा बता दूं, जैसे एक तो वर्बल बताई है, एक मेमोरी बताई है, एक नंबर सिस्टम की बताई है, और एक तार्किक क्षमता बताई है, एक प्रत्यक्ष शक्ति बताई है, और एक वस्तु प्रेक्षण बताई है, और एक वाक योग्यता बताई है अर्थात वर्ड फ्लुएंसी की। तो ये आपको इसमें समूह कारक में 7 जो इसकी क्षमताएं हैं मैन वो ध्यान में रखनी। इसी क्रम में आगे आता है पदानुक्रमिक सिद्धांत, या इसी को कई बार बोलते देते हैं क्रमिक महत्व का सिद्धांत, जो कि दिया गया था बर्ट तथा वर्नन के द्वारा। इन्होंने भी जो स्पीयरमैन की बुद्धि बताई थी जी और एस प्रकार की, उसी क्रम को आगे बढ़ाया, अर्थात जो उन्होंने सामान्य बुद्धि बताई थी ना, इसको उन्होंने सर्वोच्च स्तर बताया, बुद्धि का सर्वोच्च स्तर बताया। अर्थात मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊं तो सर्वोच्च स्तर जैसे सामान्य बुद्धि का ये हो गया, इसके बाद में इससे निश्चित बुद्धि हो गई, उसके बाद में इसको और आगे बांट दूं इस प्रकार से, ऐसे, अर्थात इसमें सर्वोच्च स्तर हो गया जी जो सामान्य बुद्धि है व्यक्ति की, या इसमें जो अनेकों प्रकार के एक विशेष क्षेत्र में बुद्धि हो गई वो हो गई स्पेशल यानी विशिष्ट। तो इन्होंने उसी के सिद्धांत के आधार पर बुद्धि का वर्णन किया है, स्पीयरमैन के सिद्धांत के आधार पर ही। आगे इसी क्रम में जो बुद्धि का एक है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, जहां से क्वेश्चन अक्सर मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, ये आता है त्रिआयामी सिद्धांत, जो कि दिया गया था जेपी गिलफर्ड के द्वारा।
गिलफर्ड के द्वारा। इन्होंने जैसे घन आकार का बॉक्स होता है उस प्रकार से बुद्धि का मॉडल प्रस्तुत किया है। या इस तो ये आकृति हो गई 3D आकृति। तो इनके जो सिद्धांत है इसको 3D थ्योरी भी कहा जाता है, 3D थ्योरी भी कहा जाता है, या कहें तो जो बुद्धि का संरचना मॉडल भी इसको कहते हैं, बुद्धि का संरचना मॉडल। ये दो नाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, 3D थ्योरी और बुद्धि संरचना मॉडल। इसमें इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति की मानसिक योग्यता होती है ना, वो प्रमुख रूप से 3 तत्वों में होती है, 3 तत्वों में होती है। जैसे उन्होंने इसको समझाया है, आप याद रख सकते हैं कोप के माध्यम से, जिसमें कोप जैसे हो गई कोई विषय वस्तु, या जैसे कोप कहें तो कंटेंट, और ये हो गई संक्रिया अर्थात ऑपरेशन, और P4 आप ध्यान में रख सकते हैं प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद। तो इन्होंने 3 इसके महत्वपूर्ण कारक बताए हैं। जैसे एक बताया है संक्रिया, ओ ऑपरेशन, एक बताया है विषय वस्तु कहूँ या कंटेंट, एक बताया है उत्पाद या परिणाम किस प्रकार से इसका निकल कर आता है, या मैं बात करूं तो प्रोडक्ट, COP। इसमें आपको 3 ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इन्होंने जो संक्रिया है उसमें क्या बताया है, संक्रिया में इन्होंने बताया कि जब किसी समस्या का व्यक्ति समाधान करता है ना, तो किस प्रकार की वह मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने इसके कुछ भाग बताए हैं। तो अब सबसे पहले इन्होंने इसमें 5 भाग दिए थे, लेकिन वर्तमान में इसके 6 भाग हैं, वर्तमान में संक्रिया के 6 भाग हैं। तो संक्रिया को मैं आपको बताता हूं इन्होंने किस प्रकार से बताया, देखना। अर्थात जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वह किस प्रकार से होती हैं, इन्होंने 6 महत्वपूर्ण बताई हैं, जिनमें एक होती है संज्ञान, एक होती है स्मृति धारण, एक होती है, दोनों चिंतन हो गए जैसे अपसारी चिंतन, और एक हो गया अभिसारी चिंतन, और एक हो गया इसमें मूल्यांकन, और अंत में इन्होंने जोड़ा था स्मृति अभिलेख। ये जो 6 पार्ट हैं ये आपको संक्रिया में ध्यान में रखना है। इसी क्रम में जैसे दूसरा हम बात करें विषय वस्तु की यानी कंटेंट की, अर्थात समस्या समाधान के लिए किस सामग्री की व्यक्ति को आवश्यकता होती है। इसके लिए इन्होंने भाग बताए हैं, इसके 5 मुख्य भाग बताए हैं। जैसे जो सामग्री होती है ना वह किस रूप से दिखाई देती है, तो उसमें वह सीधी दिखाई भी दे सकती है अर्थात दृष्टि रूप में, या वह सांकेतिक रूप से हो सकती है, या वह शाब्दिक रूप से हो सकती है, या वह व्यवहारिक रूप से हो सकती है, या वह सुनकर भी हमें हो सकती है अर्थात श्रवण रूप में हो सकती है। जो विषय वस्तु है वह कितने प्रकार से हो सकती है, 5 प्रकार से। तो ये इन्होंने विषय वस्तु में बताया। तीसरा जैसे इसमें जो हमने संक्रिया कर ली और जो विषय वस्तु है वो हमने देख ली किस प्रकार से दिखाई देती है, या उसके बाद में जैसे प्रोडक्ट कौन सा निकल के आता है, तो इसमें इन्होंने 6 प्रोडक्ट बताए हैं। जैसे जो समस्या समाधान है वह उसका प्रोडक्ट इकाई के रूप में निकल कर आ सकता है, वर्ग के रूप में निकल कर आ सकता है, संबंध के रूप में निकल कर आ सकता है, प्रणाली के रूप में निकल कर आ सकता है, या उसका रूपांतरण देखने को मिल सकता है, या वो कोई अनुप्रयोग भी हो सकता है। तो ये इसमें 6 आपको ध्यान में रखने हैं इसके उत्पाद। तो अब टोटल कितने हो गए, जैसे हम घन को देखते हैं तो उसका जो आयतन होता है वह लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 6 तो इसमें थे और 5 इसमें और 6 इसमें, तो ये कितना हो गया 6 गुणा 5 गुणा 8 यानी 180। तो मैं कहूँ तो वर्तमान में इनका जो संशोधित मॉडल है तो उन्होंने 180 खंड बताए हैं बुद्धि के। ये आपको जो मैंने बताए हैं अलग अलग, ये आपको ध्यान में रख सकता है। जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा संक्रिया में नहीं है, तो इनको आप में ध्यान में रखना है। ऐसे आ सकता है कौन सा
विषय वस्तु के रूप में नहीं, अर्थात कंटेंट के रूप में नहीं है, तो वो आपको ये 5 में ध्यान में रखने, और एक आपको ये उत्पाद वाले भी 6 अलग अलग ध्यान में रखने। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं चर्चा करता हूँ जो तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत है, जो कि आरबी कैटल के द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने सीधा सीधा बताया कि जो तरल बुद्धि, तो बताइए जो व्यक्ति की आनुवांशिक बुद्धि होती है या वह जन्म से ही लेकर आता है, वह तरल बुद्धि होती है। और ठोस बुद्धि में जो वह वातावरण के साथ समायोजन करके या वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा के जो उसकी बुद्धि बनती है अनेकों समस्याओं के आने के बाद, वो उसकी ठोस बुद्धि होती है। अर्थात तरल बुद्धि हो गई उसकी आनुवांशिक बुद्धि, और जो ठोस बुद्धि है वह जो वातावरण में रहकर उसने ग्रहण की है। तो जो आनुवांशिक बुद्धि है वह सामान्यतः किशोरावस्था तक देखने को मिलती है, और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसी क्रम में आगे आता है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि दिया गया था गार्डनर के द्वारा। गार्डनर ने बहुबुद्धि में, इन्होंने पहले तो इसमें 7 प्रकार की बुद्धियां बताई थी कि व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धियां होती हैं। फिर धीरे धीरे उसमें संशोधन करते हुआ वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें 9 बुद्धियां देखने को मिलती हैं। तो इसमें 9 बुद्धियां उन्होंने कुछ अलग अलग प्रकार से बताई। जैसे इसमें एक बुद्धि आती है, उसी प्रकार जो हम पीछे बात करके आए वैसे शाब्दिक बुद्धि, अर्थात उसकी लैंग्वेज की बुद्धि, लिंग्विस्टिक। एक होती है स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। और एक होती है इसमें तार्किक बुद्धि, तार्किक कहें या गणित की बुद्धि। और चौथी बुद्धि की बात करें तो जैसे शारीरिक गतिज, अर्थात शारीरिक बुद्धि। एक बुद्धि इन्होंने बताई है, अर्थात 2 एक साथ में देखेंगे, जैसे 5 नंबर और 6 नंबर है वो साथ में देखेंगे। 2 बताइए, जैसे एक अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, और एक बताई है अंतरावैयक्तिक। एक बताई है संगीत की, संगीत की बुद्धि। एक बताई है प्राकृतिक बुद्धि अर्थात नेचुरल। और अंतिम जो बताई है वह बताई है अस्तित्व की बुद्धि अर्थात अस्तित्ववाद। अब जैसे मैं आपको अलग अलग बताऊं, जैसे शाब्दिक बुद्धि है, अर्थात वह किस प्रकार से बोल पाता है। तो इसमें कौन से प्रकार के व्यक्ति आएंगे, जैसे कवि हो गए या लेखक हो गए, कोई पत्रकार हो गए, व्याख्याता हो गए। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वह, उनमें शाब्दिक बुद्धि का तत्व है वह अधिक मिलेगा। अब स्थानिक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि में जैसे मूर्तिकार हो गए, कोई कार्य करने वाला हो गया, या चित्रकार हो गए, या कोई सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी हैं, ये स्थानिक बुद्धि में आएंगे। तार्किक बुद्धि में जो रीजनिंग कार्य अधिक करते हैं, अर्थात इनमें कहूँ तो गणितज्ञ हो गए, गणितज्ञ हो गए, या और हम बात करें तो इसमें जैसे वैज्ञानिक हो गए। शारीरिक बुद्धि, आप सोचेंगे कि सीधे शरीर की कौन सी बुद्धि होती है। शारीरिक बुद्धि का यह मतलब है कि किस प्रकार से शरीर से कार्य करवाना है। अर्थात जैसे इसमें बात करूं तो कोई तैराक हो गया, या एथलेटिक खिलाड़ी हो गए, मुक्केबाज, नृत्यांगना, नृत्य करने वाले। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है दूसरों दूसरों की बुद्धि को पहचान पाना, और अंतर्व्यक्ति होती है खुद के बारे में जान पाना। तो जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय सुना होगा, तो वह इसी से बना होता है, अंतर्व्यक्ति की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो दूसरों की जो बुद्धि को समझ पाते हैं, जैसे उनमें हम बात करें तो राजनेता होते हैं, कोई भी जैसे बिजनेसमैन हो गया या सेल्समैन हो गया, ये आते हैं। और अंतरा यानी खुद को पहचान पाना, खुद को पहचान पाना। तो खुद को अधिक महत्व कौन देते हैं, जैसे योगी हो गए, संत हो गए, वो खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं किस प्रकार से बना हुआ हूँ। संगीत की बुद्धि, जैसे सीधे संगीतकार हो गए, सिंगर हो गए, उनकी संगीत की बुद्धि, उनमें जो तत्व है वह अधिक मिलता है। प्राकृतिक बुद्धि में जैसे जो प्राकृतिक की चीज़ें हैं उनमें किसकी बुद्धि कितनी अधिक कार्य करती है। जैसे उनमें सबसे पहला मेन उदाहरण तो अपने किसान है, किसान हो गए, उनको नेचुरल चीज़ों के बारे में पता होता है या नेचर का पता होता है। किसान हो गए, जो उसी से जुड़े जो जीव वैज्ञानिक हैं वो हो गए, वनस्पति विज्ञान वाले हो गए, ठीक है। और एक अंतिम मैं बात करूं तो जैसे अस्तित्ववादी बुद्धि, अर्थात जो हम, हमारा किस प्रकार से इस संसार है, इसमें अस्तित्व है, या मैं कहूँ तो मानव का संसार में अस्तित्व है, उसके जो छिपे हुए रहस्य हैं ना, उनको जानने की ये बुद्धि है। ये जो अस्तित्व बुद्धि थी ये इन्होंने
अभी 2000 में ही ऐड की थी। तो ये आप बहुबुद्धि में 9 अलग अलग इसके कारक होते हैं जिन सभी से मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है। इनको आपको अलग अलग ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी क्रम में मैं आगे बात करूं तो आता है कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत। ये इतना कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, इन्होंने जो बुद्धि है ना उसके 3 स्तर बताए हैं। इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। एक तो उसका जनरल लेवल होता है, अर्थात कहूँ तो सामान्य, और एक विस्तृत होता है, विस्तृत या ब्रॉड, और एक होता है संकीर्ण। ये इन्होंने इसके 3 स्तर बताए हैं, संकीर्ण या नैरो। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो एक आता है त्रिचापीय सिद्धांत। त्रिचापीय सिद्धांत था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। तो इसमें स्टर्नबर्ग ने 3 इसके चाप बताए हैं बुद्धि के, या कहूं तो इसको त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें 3 तंत्र बताए हैं। कौन से बताए? एक तो जैसे घटकीय, घटक रूप में, या इसको भी बोलते हैं विश्लेषणात्मक। इंग्लिश में भी आपको ध्यान में रखना है। एनालिटिकल हो गया, जैसे विश्लेषण का एनालिटिकल। एक बुद्धि बताई है इन्होंने अनुभव के आधार पर, अर्थात अनुभविक, जिसको बोलते हैं अनुभव के आधार पर है सृजनात्मक, या मैं कहूं तो सृजनात्मक, क्रिएटिव। एक बुद्धि बताई है संदर्भिक, कॉन्सेक्सुअल, या इसी को बोलते हैं व्यवहार की बुद्धि, अर्थात व्यवहारिक बात करें तो प्रैक्टिकल बुद्धि। तो जैसे घटकीय विश्लेषण बुद्धि में बात करूं तो कोई व्यक्ति किसी समस्या को अगर हल करता है तो उसमें जो सूचनाएं उसको दिखाई देती हैं उनका किस प्रकार से विश्लेषण करता है और उनका एनालिसिस करता है, तो ये उसकी घटकीय बुद्धि हो गई। एक दूसरी अनुभव की बात करें तो व्यक्ति में जो किसी समस्या समाधान को लेकर उसके पूर्व के अनुभव होते हैं उनके आधार पर उस नवीन समस्या को किस प्रकार से हल कर पाता है, यह उसकी अनुभविक बुद्धि होती है। तीसरी होती है सांदर्भिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। व्यक्ति जो उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली समस्या है उनका समाधान करता है इसके माध्यम से, अर्थात व्यवहारिक समस्याओं का। तो ये आपको मेनली 3 नाम ही ध्यान में रखने हैं, जैसे घटकीय विश्लेषण, अनुभविक संरचनात्मक और सांदर्भिक व्यवहारिक। इनको तीनों को ध्यान में रखना है। अब आगे आता है परिदृश्य मॉडल, परिदृश्य सिद्धांत, अर्थात है मॉडल सिद्धांत भी बोलते हैं। ये दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। मॉडल सिद्धांत में जैसे सीधा इन्होंने बुद्धि को बताया, जिस प्रकार से हमारे यहाँ से व्यापारी कोई अनाज लेने आते हैं तो उसमें आपने देखा हो कि वो थोड़ा बहुत उसमें से लेके जाते हैं, या उसके अनुसार जो हमारा पूरा अनाज है उसका अंदाजा लगा लेते हैं, अर्थात है कि मॉडल के रूप में, नमूने के रूप में कुछ लेकर जाते हैं। तो ये सिद्धांत है जे थॉमसन का। आगे इसमें एक सिद्धांत आता है बुद्धि कै तथा बुद्धि ख का सिद्धांत, जो कि दिया गया था हैब के द्वारा। ये भी वैसे ही है जैसे हम ऊपर सामान्य कारक और वो पढ़ के आए थे। जैसे कै है, इसमें ये इसको इन्होंने कहा जो आनुवांशिक बुद्धि है, जो वह जन्म से लेकर आया, ख जो पर्यावरण से प्राप्त की है। तो यह भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सीधा आपको ये जो ऊपर सारणी बताई थी मेनली वो तो सबसे पहले ध्यान में रखनी है। तो ये हमने जो इसके महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी और जो सिद्धांत थी उनकी बात की है। तो इसके बाद में हम आगे बुद्धि को किस प्रकार से मापा गया, अर्थात उसकी कोशिश की गई, उसकी हम बात करेंगे, अर्थात बुद्धि परीक्षण का इतिहास देखेंगे और उसमें अलग अलग जो परीक्षण आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज की ये जो सेशन है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी हुई क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम बुद्धि को कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन के लिए धन्यवाद।